लेक्चर की शुरुआत अपन डिस्कशन से करते हैं। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का जो A8 क्वेश्चन है उसमें आपको A8 मैट्रिक्स दे रखी है जो कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और AIJ दे रखा है I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर। तो प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले तो अगर मैं AJI की बात करूं तो बनेगा आपके पास J स्क्वायर माइनस I स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू A माइनस J। इसका मतलब यहां पर AIJ बन गया आपके पास ये, तो AIJ विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स AJI अगर हो गया तो यही तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो यहां से आपके पास ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और ये आपको इस पार्ट में इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर A9 के अंदर आपको A मैट्रिक्स दे रखी है जो कि बोला गया है कि सिमेट्रिक है। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट्स के आसपास वाले जो एलिमेंट्स है वो आपके पास करना चाहिए सेम। तो यहां से A आ जाएगा 2, B आ जाएगा -1 और C आ जाएगा आपके पास 8। ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है स्क्यू सिमेट्रिक, और ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो वापस डायगोनल एलिमेंट्स तो होने चाहिए 0। तो इसका आता है D0, E0 एंड FB क्या हो जाएगा 0। और ये एलिमेंट होने चाहिए माइनस टाइम्स, तो B माइनस A विल बी इक्वल टू -3, -2B माइनस C, -2B माइनस C विल बी इक्वल टू -6। तो अब आपके पास यहां पर ये जो वैल्यूज हैं इनसे A B C D E F सब आ गए, तो A और B दोनों मैट्रिसेस मिल जाएंगी। तो आपको A और B मतलब A इंटू B, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पूछा हुआ है जो कि आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सी इसके A10 क्वेश्चन में आते हैं। आपको एक C जो मैट्रिक्स दे रखी है 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है और फिर कुछ ट्रेस के बारे में पूछा हुआ है। पहले ये देखते हैं, अगर इस मैट्रिक्स को मैं A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, और ये देखो अगर ये A है तो ये इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ आपके पास, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज। और ढंग से देखो ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब आपके पास C जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिखा हुआ है A B A ट्रांसपोज। तो अब मैं क्या करता हूं, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड। तो जैसे आप यहां पर इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज लेते पहले C ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A B A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू, रिवर्सल लॉ लगा दो, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A, B ट्रांसपोज और A। अब B क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -A ट्रांसपोज BA, दैट मीन्स C ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -C। तो इससे पता पड़ गया कि C मैट्रिक्स क्या हो गई आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। तो अगर C स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो C स्क्वायर भी, C क्यूब, C पावर 5 मतलब C की पावर 3 जो लूंगा तो वो भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अगर मैं मान लो यहां पर कोई D मैट्रिक्स मान लेता हूं C क्यूब, तो D ट्रांसपोज जो होगा वो C ट्रांसपोज का क्यूब, तो ये हो जाएगा -C क्यूब, दैट इज -D ट्रांसपोज। इसका मतलब D मैट्रिक्स जो है C क्यूब क्या होगी, स्क्यू पावर 5 होगी तो भी, पावर 7 होगी तो भी, इसका मतलब C टू द पावर 5 निकालूंगा तो वो भी सिमेट्रिक आएगी। इसलिए C की जो भी आप ऑड पावर लोगे सारी की सारी पावर जो आएंगी वो आपके पास क्या आएंगी, ऑड पावर की जो भी स्क्वायर मैट्रिसेस आपके पास C वाली जो मैट्रिसेस आएंगी वो सारी क्या आएंगी, स्क्यू। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। और अब मुझे पूछा हुआ है कि C प्लस C क्यूब प्लस C की पावर 5 सो ऑन अप टू C टू द पावर 99 का ट्रेस पूछा हुआ है। तो अगर अपन ट्रेस की बात करें किसका, C प्लस C क्यूब से लेकर C टू द पावर 99 का, तो ये ट्रेस हो जाएगा आपके पास ट्रेस ऑफ C प्लस ट्रेस ऑफ C क्यूब सो ऑन अप टू ट्रेस ऑफ C टू द पावर 99। क्योंकि ये सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबका ट्रेस क्या होगा, 0 प्लस 0 सो ऑन अप टू 0। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो ये इस तरीके से आपके पास तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का जो B1 क्वेश्चन है उस B1 क्वेश्चन में आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसका माइनर M31 की वैल्यू 1 दे रखी है और अल्फा की आपको इसमें रेंज दे रखी है कि अल्फा की रेंज आपके पास यहां पर क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो अल्फा की क्या क्या वैल्यू होगी, तो M31 अगर अपन निकालेंगे 31 तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो माइनर जो बनेगा आपके पास वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये जो वैल्यू है आपके पास tan अल्फा, सॉरी ये sec अल्फा है ना, माइनस sec अल्फा। तो यहां से आपके पास वैल्यू देगी tan अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 1।
सेक स्क्वायर अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो टेन अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपके पास टेन अल्फा या तो 0 होगा या फिर टेन अल्फा क्या होगा -1। तो इस इंटरवल में आप अल्फा की वैल्यूज निकाल लो, इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का जो A5 क्वेश्चन है, उसमें A5 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि m कोई मैट्रिक्स है और n कोई मैट्रिक्स है, और m टू द पावर आपको पूछा हुआ है कि m की पावर 2011 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है आपके पास। तो सबसे पहले अगर m की कोई पावर है तो अपने को वापस क्या पता है, पहले अपन क्या फाइंड करें, m स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो m स्क्वायर हो जाएगा m इंटू एम, 0 to 50 मल्टीप्लाई विद 0 to 50। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 10, फिर ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास फिर 0, और ये आ जाएगा आपके पास वापस 10। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 10i आ गया आपके पास की। तो इसका मतलब m स्क्वायर जब आ गया आपके पास 10i, तो जब आप m क्यूब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास m क्यूब। जब अगर अपन यहां पर फाइंड करेंगे तो वापस क्या होगा, वो m स्क्वायर इंटू m जब बनेगा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो m की पावर कितनी फाइंड करनी है अपने को, m स्क्वायर, और अपने को फाइंड करना है m टू द पावर 2011। तो इसको लिख लेता हूं m इंटू m स्क्वायर की पावर 2005। तो m हो गया, और ये m स्क्वायर क्या हो गया 10i की पावर 2005। तो m इंटू 10 की पावर तो हो गया आपके पास 2005 इंटू i की पावर 2005। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप 2005 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी। तो यहां से आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 2005, सॉरी कितना है 1005 सॉरी, वो हाफ हो जाएगा ना आपके पास। तो क्या करना है यहां पर, ये क्या होगा m इंटू 2010 बनेगा, तो 1005 हो गया, तो 10 की पावर हो गया 1005 इंटू m। इसका मतलब m की पावर जो आपसे 2011 जो पूछी थी उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 1005 इंटू m। आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। 1 पार्ट 2 का A6 क्वेश्चन है, इसमें a दे रखा है और a टू द पावर 8, a टू द पावर 6 सो ऑन इंटू v कोई मैट्रिक्स है इक्वल्स टू कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है 31 62। तो v जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आपसे पूछा हुआ है। वापस यहाँ पर a टू द पावर 8, a टू द पावर 6 ये सब पूछा हुआ है। तो पहले अपन a स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो a स्क्वायर फाइंड करोगे तो उसमें से 2 कॉमन लोगे, तो ये आपके पास 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास बन जाएगी 1 0 0 1। तो ये क्या बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब a स्क्वायर हो गया आपके पास 2ai, तो a टू द पावर 4 हो जाएगा आपके पास 4i। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a टू द पावर 6 हो जाएगा आपके पास 8i। a टू द पावर जो 4 है उसका फिर स्क्वायर कर देंगे तो a टू द पावर 8 हो जाएगा आपके पास 16i। और अब अगर आपके पास यहां पर ये i है और साथ में i जो होगा वो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो गया। इनको अगर सबको मैं ऐड कर देता हूं तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू v अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी। पहले इन सबको मैं अगर यहां पर ऐड कर देता हूं तो इनको ऐड करूंगा तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 20 30 और ये 31i, मतलब 31i इंटू v। तो दैट मीन्स i इंटू v तो हो जाएगा v, तो 31 v विल बी इक्वल्स टू 31 62। तो आपके पास यहां से 31 से डिवाइड कर दो तो v मैट्रिक्स आ गया आपके पास 1 और 2। तो इसके एलिमेंट्स हो गए 1 इंटू, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। A7 के अंदर अगर ये ABC 3 मैट्रिक्स पूछी हुई दे रखी है तो आपको ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ ABC बाय 2, ट्रेस ऑफ ABC स्क्वायर बाय 2 ये पूछा हुआ है। तो अब आपके पास यहाँ पर BC फाइंड करना पहले जरूरी हो गया आपके पास। तो BC इंटू अगर अपन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, BC फाइंड करोगे तो 9 माइनस 8 1, माइनस 12 प्लस 12 0, प्लस 6 माइनस 6 0, माइनस 8 प्लस 9 वापस ये क्या हो गया 1। इसका मतलब BC जो मैट्रिक्स हो गई वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो सीधा से ये क्वेश्चन हो गया ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A बाय 2 प्लस ट्रेस ऑफ A बाय 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ट्रेस ऑफ A तो हो गया 1 प्लस 2 3, फिर ये हो गया 3 बाय 2, ये हो गया 3 बाय 4, फिर अगला हो जाएगा 3 बाय 8 सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट जीपी होगी। इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे ट्रेस जो सम पूछा हुआ है वो आ जाएगा आपके पास।
वन पार्ट टू का A8 जो क्वेश्चन है, इसमें ए आपको एक मैट्रिक्स रखी है और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आपको पूछा हुआ है आर वेरीज फ्रॉम 1 to 15। तो ये प्रोडक्ट को जब अपन ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, आर को वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 0 1, फिर यहां पर आ जाएगा 1 3 0 1, फिर आ जाएगा 1 5 0 1, सो ऑन आपके पास लास्ट आपको चलना है 50 तक। तो 50 रखोगे तो 1 99 0 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप दो को मल्टीप्लाई कर लो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 3 + 1 1 + 3, ये हो जाएगा 0 और यहां पर वापस हो जाएगा आपके पास 1। फिर मल्टीप्लाई करें 1 5 0 1 के साथ, सो ऑन 1 99 0 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर तो आएगा आपके पास 1, फिर ये आएगा 1, फिर क्या होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा 5 और ये 1 + 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 3 + 5, यहां 0 यहां 1, सो ऑन यहां पर आ गया 1 99 0 और 1। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर आपके पास अगर आपने आर की वैल्यू 1 2 3 रखी तो तीनों ऐड हो गए। तो इसी तरीके से अगर पैटर्न आगे फॉलो करोगे तो 1 यहां पर आएगा 1 + 3 + 5 से लेकर 99 तक 0 1। तो ये आपके पास हो गई एपी, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन आपके पास क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास n²। तो ये n कितने नेचुरल नंबर्स है आपके पास, ऑड नेचुरल नंबर्स 50 है, तो 1 n² दैट इज 50 का स्क्वायर 0 1, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो A9 है उसको आप खुद कर लो। A9 में मैं हिंट देता हूं, आप यहां पर लेट बी मैट्रिक्स मान लेना a⁴n, तो b वैल्यू हो गई a × a सो ऑन अप टू n टाइम्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना। तो आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओगे आप, तो वहां से आप चेक कर लेना मैट्रिक्स सिमेट्रिक आती है या स्क्यू सिमेट्रिक आती है, वो डिपेंड करेगा n पर। n आपको क्या दे रखा है, इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप ये खुद क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में 2a - a ट्रांसपोज आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको a मैट्रिक्स पूछा हुआ है, उसके एलिमेंट्स का सम पूछा हुआ है। तो यहां पर अगर ये वैल्यू है तो इसका अपन टेक ट्रांसपोज, इसका अगर अपन ट्रांसपोज ले लेंगे तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा 2a ट्रांसपोज - a ट्रांसपोज का a हो गया, और इसका ट्रांसपोज लोगे तो 1 3 - 3 2। अपने को a मैट्रिक्स निकालनी है तो अपन फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4a - 2a ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, आपने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ये हो जाएगा 2 6 - 6 4। अब अपन इन दोनों को क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर दो। तो इनको ऐड करोगे तो 4a - a दैट इज 3a विल बी इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो बन जाएगा 3 3 -3 एंड 6। 3 से डिवाइड कर दो तो a मैट्रिक्स हो गया आपके पास 1 3 - 1 2। तो ये आपके पास 1 1 यहां पर आ जाएगा, 1 1 - 1 2। तो ये a मैट्रिक्स बन गई। अब आप इससे आगे चेक कर सकते हो। 2 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 मैट्रिसेस a and b हैव टोटल 6 डिफरेंट एलिमेंट्स, जो कि रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिपीटेड हैं। तो हाउ मेनी a and b मैट्रिसेस आर पॉसिबल सच दैट प्रोडक्ट a b आपके पास डिफाइन हो जाए। अब प्रोडक्ट a b डिफाइन होगा इसका वो कब होगा आपके पास, जब कॉलम ऑफ a, मतलब इस तरीके से आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, इसका ऑर्डर होना चाहिए अगर m/n, तो आपके पास b का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपके पास n/p हो जाए। तो आपके पास a के कॉलम और b के रोज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो टोटल a और b में मिलाकर अगर 6 एलिमेंट है तो अपन देखते हैं कि 6 एलिमेंट को अपन a और b में कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। दोनों में, एक में एलिमेंट 1 और एक में 5 हो जाए, एक में 2 एक में 4, या दोनों में 3 एलिमेंट हो जाए। तो अपन यहां पर देखते हैं कि अगर टोटल आपके पास एक में 5 और एक में 1 एलिमेंट है तो ए बी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन हो सकता है। तो इसका ऑर्डर 1/1 लेता हूं तो 1/5 हो सकता है, या फिर 5/1 लूंगा तो 1/1 हो जाएगा। तो दो तो आपके पास बनेंगे, एक में 1 एलिमेंट और एक में 5 एलिमेंट के। अब अगर अपन यहां पर बात करें 2 और 4 की, तो आपके पास 1 × 2 तो 2 × 2, तो यहां पर आपके पास ये 2 और ये 4 एलिमेंट हो गए। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 × 2 और 2 × 1, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 × 1 और 1 × 2, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ये हो गए 2 4 हो गया, ये वैल्यू होगी। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास, 2 1/2 और 4, और क्या बन सकता है, देखो यहां पर चेक करें अगर अपन, तो 1 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 1
4x1, 1x4, और पॉसिबिलिटी अपने पास यहाँ पे क्या आ सकती है 2, 1/2 तो हो ही गया, तो 2/1, और यहाँ पे आ जाए आपके पास 1/4, तो वापस ये एलिमेंट्स हो गए। तो अब ये आपके पास 1 में 2, 1 में 4 की पॉसिबिलिटी हो गई। अब 3 3 की बात करें तो 3 3 में क्या होगा आपके पास 3 1 1 3, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास 1/3 और 3/1, ये पॉसिबिलिटी भी अपने पास हो सकती है। तो इसका मतलब अब देखा जाए तो यहां पर आपके पास ए और बी के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वेज से तो अपने पास क्या हो सकते हैं इनके, एक में 2, एक में 1, एक में 5, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन टोटल जो 6 एलिमेंट्स हैं वो ए और बी में जाएंगे और वो डिस्टिंक्ट है, तो आपस में क्या होंगे, वो अरेंज भी होंगे। तो देयरफॉर टोटल आपके पास जो वेज बनेंगे या टोटल ए और बी जो मैट्रिसेस बनेंगी वो 8 इंटू 6 फैक्टोरियल होगा आपके पास, ये इसका आंसर बनेगा। ये 6 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जो कि ए और बी आपको ए और बी मैट्रिसेस में डालने हैं, तो आपस में क्या हो सकते हैं, अरेंज भी हो सकते हैं। 2 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखी है जिनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स दे रखा है। तो आपसे थीटा -5 की वैल्यू पूछी हुई क्या होगी ना, तो ये इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम, तो ये आपके पास इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा, वो इजीली आप कंप्लीट कर लेना। ऐसे ही बाकी दोनों भी आप एलिमेंट्स लिख सकते हो। अब यहां पर देखा जाए आपके पास, तो इसमें से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा, कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन आने के बाद यह बचेगा कॉस ए कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, दैट इज बन जाएगा कॉस थीटा -5, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों में से क्या कॉमन आया आपके पास, कॉस थीटा, और कॉमन आ गया अपने पास साइन फाई। तो कॉस थीटा साइन फाई कॉमन आने के बाद आपके पास यहां बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, तो वापस ये भी बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला थीटा -5। सिमिलरली जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू कॉमन आएगी, इंटू यहां पर भी कॉस थीटा -5 आ जाएगा, यहां पर भी कुछ वैल्यू कॉमन आएगी, इंटू कॉस थीटा -5 आ जाएगा। इक्वल्स टू आपको नल मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये नल मैट्रिक्स आपके पास तभी होगी जब ये जो सब में एलिमेंट ये वाला कॉमन है ये क्या हो जाए आपके पास 0 बन जाए। इसका मतलब cos थीटा -5 विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0, दिस इंप्लाइज थीटा -5 विल बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक एक्स मैट्रिक्स दे रखी है और x टू द पावर n की वैल्यू पूछी हुई, ऑप्शन में चेक करनी क्या हो सकती है। यहाँ पर n कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर दे रखा है। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको क्वेश्चन करने का तरीका ये रहेगा कि n की वैल्यू आप 1 2 3 रखते जाओ और ऑप्शन से चेक करते जाओ, नहीं तो आपको हर बार कोई ना कोई वैल्यू रख के कोई ना कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप n की वैल्यू 1 रखो, ऑप्शन चेक करो, 2 रखो, ऑप्शन चेक करो, आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे अपने आप, जो भी सही होगा आंसर मिल जाएगा। जैसे x मैट्रिक्स ये है तो मैं n को अगर 2 रख देता हूं तो x2, तो x इंटू एक्स लिखा, मल्टीप्लाई करा तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप इसमें n की वैल्यू ऑप्शन में देख लो, n की वैल्यू 1 पर ये मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, n की वैल्यू 2 पर ये मिलनी चाहिए, तो जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके पास और भी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में, वो भी अपन उन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी इक्वल्स टू बी दे रखा है, बी इक्वल्स टू ए दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में आपसे पूछा गया है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, तो ये बन गया आपके पास बी ए बी विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी ए की वैल्यू यहां से क्या है ए, तो ये हो गया ए बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू वापस क्या है ए बी की वैल्यू क्या आपके पास वापस बी है, तो इसका मतलब बी इक्वल्स टू क्या हो गया बी स्क्वायर। सिमिलरली इसमें अपन क्या करें, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, तो वो आ जाएगा ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो देयरफॉर जो आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा हुआ है उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास ए प्लस बी। 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए और बी n बाय n ऑर्डर की मैट्रिसेस दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिसेस, जहां पर ए डी माइनस बी ए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, तो पूछा हुआ है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं एक काम करता हूं, सिंपलेस्ट लेता हूं, यहां पर ए और बी को मैं 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेता हूं यहां पर। टू पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए और बी जो दे रखी है वो n बाय n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखी हैं, जहां पर ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू आपके पास क्या दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है।
तो आपसे पूछा हुआ है क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अपने पास, कितनी मैट्रिसेस वैसी पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं ले लेता हूं ए और बी को, मैं 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेता हूं और 2x2 पे चेक करता हूं MQ2 लेकर। तो मैं ए बी माइनस बी ए की वैल्यू निकाल के रख रखी है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए बी और बी ए। आप प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आराम से निकाल सकते हो। ये जो वैल्यू आएगी, अगर आप अपन इनको डिफरेंस लेते हैं ए बी माइनस बी ए को, तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, आपके पास ये हो जाएगा बीजी माइनस एफ सी। इनको सेपरेट करेंगे तो ए एफ प्लस बी एच माइनस ई बी माइनस एफ डी। इनको सेपरेट करेंगे तो सीई प्लस डीजी माइनस जी ए माइनस एच सी। और इनको अपन सेपरेट करेंगे तो यहां पर बच जाएगा आपके पास सी एफ माइनस जी बी। दैट विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 1। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 1। तो ये भी वैल्यू 1 होगी, ये भी वैल्यू 1 होगी और ये दोनों क्या होंगे 0। देखते हैं, देखें, जब आप ये वाली वैल्यू बीजी माइनस एफ सी इक्वल्स टू अगर आप 1 रख रहे हो तो आप ढंग से देख लो, यहां पर जो लिखा हुआ है वो भी आपके पास इसका क्या लिखा हुआ है माइनस टाइम से जो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू 1 होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होनी पड़ेगी आपके पास -1 होनी पड़ेगी इसकी वजह से। जबकि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, उस साइड अपने को क्या चाहिए, दोनों ही जगह पर 1 हो सकता चाहिए। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जब ये पॉसिबल नहीं हो सकता तो देयरफॉर आपके पास कभी भी ए बी माइनस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगी। 2 पार्ट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन को भी आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, एन की वैल्यू 1 2 3 पुट कर करके। तो जो भी हो उसमें ए स्क्वायर ए क्यूब तक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर अपन ऑप्शन से अपन चेक कर लेंगे। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है बी प्लस सी, बी सी इक्वल टू सी बी, मतलब कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो कर रहा है, और सी स्क्वायर आपको नल मैट्रिक्स दे रखा है। तो अगर अपन ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए इंटू ए दैट इज बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी, मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये नल मैट्रिक्स हो गया। सी बी और बी सी बराबर है, जिसको 2bc, बी कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर की आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ए क्यूब निकालते हैं तो ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू और ये हो गया आपके पास ए बी प्लस सी। फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने कहा बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस 2 बी सी बी प्लस यहां पे आप ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर सी, ये वाली वैल्यू तो आई चुकी है आपके पास। बी क्यूब हो गया, बी स्क्वायर सी हो गया, 2bc हो गया, प्लस हो जाएगा यहां पर 2bc स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई आपके पास। अब यहां पर देखा जाए तो cb जो है वो किसके बराबर है आपके पास, bc के बराबर है। तो ये वैल्यू होगी आपके पास b स्क्वायर, और यहां से ये वाली जो वैल्यू है c स्क्वायर, ये तो नल मैट्रिक्स हो गई, तो ये तो खत्म हो ही गया। तो यहां पर ये हो गया b क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ये वापस हो जाएगा 2b स्क्वायर सी। इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बच गया b प्लस आपके पास 3c। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास a क्यूब की। अब आप इसके बाद ऐसे ही चलते रहोगे तो रिजल्ट आता रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब आप ऑप्शन में कैपिटल एन की वैल्यू 1 2 पुट करते रहना, और जिसमें आपको जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है, उसमें आपसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी 3x3 skew symmetric matrices can be formed using the elements -2 -1 1 2 3 4 and 0. Any number can be used any number of times, but 0 can be used at most 3 times. तो पहली चीज तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर अपन बनाए तो आपके पास उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 ही होंगे। तो इसका मतलब जो 0 ले सकते थे वो 0 अपन ने 3 बार ले लिया। तो इसका मतलब अब ए बी सी की जगह में 0 तो नहीं ले सकता। तो ए बी सी की एक्चुअली वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर मान लो ए बी सी की वैल्यू में -2 ले लेता हूं तो चल जाएगा काम। यहाँ -2 -2 -2 आ गया, तो यहाँ तीनों जगह क्या आ जाएगा 2 2 2, तो 2 इसके अंदर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -2 हो सकती है। ए बी सी की तीनों की वैल्यू अगर मैं -1 ले लेता हूं तो तीनों की वैल्यू अगर मैंने -1 -1 ले लिया तो अपने आप यहाँ पर क्या होगा 1 1 1, वो भी वहां पर है। इसी तरीके से 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, या फिर किसी भी दो जगह 1 ले लिया तो यहाँ पर यहाँ 1 1 और यहाँ -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 यहाँ 1, वो भी उसके अंदर है। लेकिन 3 और 4 में से ए और बी ए बी सी की किसी की वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि किसी भी एक की वैल्यू, मान लो मैंने ए की वैल्यू 3 ले ली तो मेरे को -3 भी चाहिए जो यहाँ नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने किसी भी मान लो सी की वैल्यू 4 ले ली तो -4 यहाँ होगा, वो भी नहीं है। इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू इन 4 में से ही कोई ना कोई हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो यहाँ पर आपके पास बन जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा हुआ आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछा हुआ है ना यहाँ से।
तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो होंगी आपके पास, वो पॉसिबल जो मैट्रिसेस होंगी वो कितनी होंगी? ए की वैल्यू सेलेक्ट करने के 4 तरीके, बी की वैल्यू सेलेक्ट करने के 4 तरीके और सी की वैल्यू सेलेक्ट करने के 4 तरीके। देयरफॉर टोटल हो जाएंगे आपके पास 64। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपके पास सेम, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वैसा ही है जैसा अपने क्वेश्चन नंबर 3 करा था, 6 करा था। तो वापस इसमें भी आपको क्या करना है? एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ और ऑप्शन से चेक करते जाओ। ये वही क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको अप्रोच करा जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। होमवर्क के डिस्कशन के बाद अब अपन थ्योरी पर आते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ डिटरमिनेंट। अगर कोई भी डिटरमिनेंट, ये आपके पास लिखा हुआ है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। देखो मैट्रिक्स जब अपन लिखते हैं तो मैट्रिक्स में अपन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट की बात करें तो सिंपली आप पैरेलल लाइंस के बीच में लिख दो। तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके आप क्या फाइंड कर रहे हो? डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो जैसे मैट्रिक्स में अपन अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या करते हैं? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। वही चीज यहां करनी है कि अगर अपन इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो इस ट्रांसपोज जो होगा वो आपके पास इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इट्स ट्रांसपोज इज डी डैश या फिर dt। एक ही बात है, तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये आपके पास क्या हो गया? डिटरमिनेंट का डायरेक्ट आपके पास ट्रांसपोज हो गया। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन अपने को आ गया, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज अपन देख चुके हैं। अब अगर अपने को डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए एक तो तरीका आपके पास है कि सीधा सा आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट क्या कर सकते हो? आप एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन कई बार आपके पास डिटरमिनेंट इतने लेंथी होते हैं कि उनको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो उनको सिंप्लीफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है, या फिर उनको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए अपन कोशिश ये करेंगे कि अगर डिटरमिनेंट है आपके पास कोई भी जिसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, या ये कहा गया है कि एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, तो अपन सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो अपन पहले ये कोशिश करेंगे कि अगर इन किसी भी डिटरमिनेंट में अगर ये कोई जो प्रॉपर्टीज अभी अपन समझने वाले हैं वो लग रही हैं, तो अपन पहले वो प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर उसके बाद डिटरमिनेंट को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या अपने पास प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? जैसे अगर मैं मान लो एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स मान लो मुझे दे रखी है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और इसी का अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब ये अगर मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है, तो अगर अपन इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने लगे तो अपन जानते हैं कि डिटरमिनेंट को अगर आप एक्सपेंड करोगे या मैट्रिक्स को एक्सपेंड करोगे तो उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो जैसे अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो मैं इसको कॉलम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करता हूं, और जो उसका ट्रांसपोज लिया हुआ है उसको मैं क्या करता हूं? कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करता हूं। तो जब आप इसको रो 1 और इसको कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करोगे या नहीं भी करोगे, दोनों को एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? आपको सेम मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू और उसकी ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा क्या होगी? आपके पास सेम ही होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, if any two rows or columns of a matrix are interchanged, then the value of determinant is change in sign only। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास सिर्फ साइन में चेंज होगी अगर कोई भी दो रो को आपस में क्या कर दोगे? आप दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे। जैसे फिर आपस में एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लो ए मेरे पास डिटरमिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये डिटरमिनेंट अगर मेरे पास लिखा हुआ है और मैं यहां पर क्या करता हूं? रो 1 और रो 2 को क्या कर देता हूं? मैं यहां पर इंटरचेंज कर देता हूं। तो अगर मान लेता हूं मैं कि यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं कि रो 1 और रो 2 आपके पास क्या होगी? इंटरचेंज होगी। ये आपके पास इंटरचेंज का सिंबल है। किसी भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आप इंटरचेंज करते हो तो मानता हूं कि मेरे पास कोई नई मैट्रिक्स बन जाता है या नया डिटरमिनेंट बन जाता है जिसको मैं बी बोलता हूं। तो रो 1 और रो 2 को जब आप इंटरचेंज करोगे तो ये आ जाएगा A2 B2 C2, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास A1 B1 C1 और A3 B3 C3। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, इसको भी एक्सपेंड कर लो और इसको भी एक्सपेंड कर लो। तो जब आप इनको कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डिटरमिनेंट बी जो है वो डिटरमिनेंट किससे बना है? आपके पास डिटरमिनेंट ए से कोई भी दो रो को इंटरचेंज करने से आपके पास वो बना हुआ है। तो आप जब सिंप्लीफाई करके देखोगे तो जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपके पास माइनस टाइम्स ए आएगी।
अब मैं यहाँ पे बार बार ये डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखी है तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं तो ए क्या है, उसकी वैल्यू ही है डायरेक्ट आपके पास वो। तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर अपन किसी भी डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज कर लेते हैं तो अपने आप उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो किसमें चेंज होती है, साइन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए की वैल्यू अगर 5 आएगी तो उसकी दो रो को इंटरचेंज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -5। सिमिलरली कोई भी दो कॉलम भी इंटरचेंज करेंगे तो भी वैल्यू -5 ही होगी। थर्ड एग्जाम्पल पर, थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इफ अ डिटर्मिनेंट हैज ऑल एलिमेंट 0 इन एनी रो और कॉलम देन इट्स वैल्यू इज 0। ये काफी सिंपल है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर किसी भी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 है, तो जैसे A1, B1, C1 यहां कर देता हूं 0 0 0, यहां कर देता हूं 1 2 3। अब अगर मान लो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू पूछी गई है, तो सिंपल सी बात है कि मैं इस डिटर्मिनेंट को किसके अबाउट एक्सपेंड करूंगा, रो 2 के अबाउट जैसे एक्सपेंड करूंगा तो अपने आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या देगी आपके पास, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो अगर इस सेकंड रो के अगर सारे ही एलिमेंट अगर 0 हैं तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर सारे क्या बनेंगे, 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यूज अगेन व्हाट, 0। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर अपने पास प्रोपोर्शनल है या आइडेंटिकल है तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। जैसे ए अगर कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है, मान लो A1, B1, C1, A2, B2, C2, और यहां पर आपके पास ये दे रखा है लैम्डा A1, लैम्डा B1, लैम्डा C1। तो अब आपके पास ये दिख रहा है कि रो 1 और रो जो है आपके पास, फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या आपके पास प्रोपोर्शनल है। लैम्डा की वैल्यू 1 कर दूंगा तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, नहीं तो दोनों क्या आपके पास प्रोपोर्शनल है। तो जैसे अब आप इस रो को, मतलब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करके देखोगे तो यहां से क्या होगा आपके पास, सारे की सारे आपके पास कोफैक्टर 0 आ जाएंगे। तो इसकी जब आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो आप सेकंड रो के अबाउट आप एक्सपेंड करके देखोगे तो आपके पास सारे के सारे कोफैक्टर 0 आएंगे। तो देयरफॉर इसकी वापस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक और प्रॉपर्टी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है। उससे भी इस वाली प्रॉपर्टी को आराम से प्रूव करा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास, लेट लैम्डा इज एनी नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा। क्या मतलब है इसका, समझते हैं कि अगर मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट D1 दे रखा है जो की वैल्यू है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब अगर मैं इसको कहा जाता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, तो डिटर्मिनेंट अगर निकालता हूं मैं इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करता हूं तो क्या बनेगा, A1 इंटू C11 प्लस B1 इंटू C12 प्लस C1 इंटू C13। ये डिटर्मिनेंट हो गया। और एक और मैं डिटर्मिनेंट बोल देता हूं कि D2 मेरे पास डिटर्मिनेंट है। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि फर्स्ट रो को मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो लैम्डा A1, लैम्डा B1, लैम्डा C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब अगर अपन इसको एक्सपेंड करेंगे तो D2 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपके पास, वापस मैं इसी को फर्स्ट रो के अबाउट ही एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा A1 इंटू C11 प्लस लैम्डा B1 इंटू C12 प्लस लैम्डा C1 इंटू C13। अब आप जरा ढंग से देख लो कि यहां पे D1 की जो वैल्यू है उसके अंदर लैम्डा नहीं है, तो इसमें से पूरे में से जैसे मैंने लैम्डा कॉमन लिया तो आपके पास ये D1 के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास D2 की वैल्यू क्या रहेगी, लैम्डा टाइम्स D1। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर मेरे को कोई भी लैम्डा दे रखा है नॉन जीरो स्केलर, उसको मैं किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो लैम्डा कहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर अपन मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जबकि डिटर्मिनेंट में ध्यान रखना प्लीज कि आपके पास अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लैम्डा किसी भी एक रो में जाके ही मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम में जाके ही मल्टीप्लाई होगा। अब अपन ने जो फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो इसको भी इससे अपन प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो आपके पास क्या प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा टाइम्स है, तो अब इसमें से लैम्डा अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे लैम्डा कॉमन ले लोगे आप, अब आप जैसे सेकंड रो के अबाउट जब एक्सपेंड करोगे तो सारे कोफैक्टर्स फटाफट आपको क्या मिलते रहेंगे, 0 मिलते चले जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी अपन लेते हैं कि अगर अपन लैम्डा से अगर पहले यहां पर क्या करा अपन ने, लैम्डा को मल्टीप्लाई कराया आपने डिटर्मिनेंट से, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी मैट्रिक्स को और फिर उसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेर ए जो है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो आपके पास ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो लैम्डा से अगर आपने यहां पर मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कराया, फिर आपने क्या कराया, वहां पर डिटर्मिनेंट लिया है, तो वो जो वैल्यू आएगी लैम्डा, वो लैम्डा बाहर तो आ जाएगा उस डिटर्मिनेंट में से, लेकिन वो पावर जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है वो लेके ही बाहर आएगा। जैसे इसको भी अपन वापस एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मेरे पास ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब ये आपके पास लैम्डा होगी, ये आपके पास क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। अब इस मैट्रिक्स को मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो लैम्डा से जब मैंने जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास लैम्डा A1, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स है तो लैम्डा जो मल्टीप्लाई होगा वो हर एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई होने वाला है, लैम्डा A3, लैम्डा B3 एंड लैम्डा C3। अब मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता हूं, तो अगर मैं अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूंगा तो डिटरमिनेंट बन जाएगा लैम्डा A1, लैम्डा B1, लैम्डा C1, लैम्डा A2, लैम्डा B2, लैम्डा C2, लैम्डा A3, लैम्डा B3 एंड लैम्डा C3। अब अपन ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि लैम्डा से अगर अपन डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में जा रहा है। तो यहां पर भी आपके पास क्या हो रहा है, हर रो में लैम्डा है या हर कॉलम में लैम्डा है। तो फर्स्ट रो में से लैम्डा बाहर निकाल लिया, सेकंड रो में से लैम्डा बाहर निकाल लिया, थर्ड रो में से लैम्डा बाहर निकाल लिया। क्योंकि ये 3/3 का डिटरमिनेंट है तो 3 रो होंगी, तो लैम्डा की पावर क्या आ जाएगी 3, इंटू जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास क्या बचेगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसका मतलब वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट किसका हो जाएगा, ए मैट्रिक्स का। तो ये लैम्डा ए डिटरमिनेंट क्या हो गया आपके पास, लैम्डा टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया आपके पास। नेक्स्ट 7 प्रॉपर्टी देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज डिटरमिनेंट वैल्यू 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो अपने को पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है आपके पास, माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। तो अब मैं अगर यहाँ पर दोनों तरह डिटरमिनेंट लेता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। और अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लैम्डा टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n। तो यहां पर मैं बोल देता हूं -1 टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। जहां पर n क्या आपके पास, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। अब यहां और एक चीज और बताया आपको कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर होते हैं, तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी आपके पास आएंगी। अगर मैं बोलता हूं कि n इवन है तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और अगर बोलता हूं कि n आपके पास ऑड हुआ तो यहां से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट कम्स आउट टू बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब आप समझ लो मैंने लिए कौन सी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑड ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना श्योर है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगी। लेकिन अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इवन ऑर्डर की हुई तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो कोई श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, then the determinant can also be expressed as the sum of two determinants। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझना ढंग से कि अगर आपके पास कोई भी, जैसे मैं ए कोई भी डिटरमिनेंट ले लेता हूं कि डिटरमिनेंट लिखा हुआ है a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, यहां पर आ गया डी ई एफ जी एच आई। अगर ये मेरे पास डिटरमिनेंट लिखा हुआ है जिसकी फर्स्ट रो के अंदर क्या लिखा हुआ आपके पास, फर्स्ट रो जो है वो आपके पास क्या लिखी है, दो टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, इस डिटरमिनेंट को भी दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ए बी सी अलग हो जाएगा, डी ई एफ जी एच आई, और प्लस दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपके पास जो बचा है एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई।
इसमें एक चीज का ध्यान रखना, एट अ टाइम एक रो ही ब्रेक होती है या एक कॉलम ही ब्रेक होगा। जैसे मैं आपको वापस और एक दो एग्जांपल समझाऊंगा। अब ये वैल्यू आई कैसे है वो समझने की कोशिश करते हैं अपन। जैसे मैं वापस कहता हूं कि इस डिटरमिनेंट को मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करता हूं, तो फर्स्ट रो के अबाउट जब इसको एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू क्या होगी आपके पास, a प्लस एक्स इंटू C11, b प्लस वाई इंटू C12 और प्लस c प्लस जेड इंटू C13, जिसको दो वैल्यू लिख सकता हूं मैं, a इंटू C11 प्लस b इंटू C12 प्लस c इंटू C13 प्लस हो जाएगा आपके पास x इंटू C11 प्लस y इंटू C12 प्लस z इंटू C13। अब आप ढंग से देखो कि ये जो पहली आपके पास वैल्यू लिखी हुई है वो इस डिटरमिनेंट को अगर मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करूंगा तो आएगा, और जो सेकंड जो वैल्यू लिखी हुई है वो सेकंड डिटरमिनेंट को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब इन दोनों डिटरमिनेंट के किसमें लिखा हुआ है, सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये a b c d e f g h i प्लस वापस हो जाएगा x y z d e f g h i। तो वापस एक बार इसको समझो आप कि अगर फर्स्ट रो के अंदर आपके पास जैसे कोई भी रो, फर्स्ट होना जरूरी नहीं है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर इस तरीके से आपके पास कि वहां पे अगर आपके पास दो टर्म्स जो ऐसी हैं कि इसके अंदर दो टर्म्स का हर टर्म जो है दो टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है हर एलिमेंट, तो वो भी दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में ब्रेक होगा, जिसके अंदर ये दो जो रो हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये दो रो दोनों डिटरमिनेंट क्या रहेंगी आपके पास, सेम रहेंगी। लेकिन अगर मान लेता हूं कि मेरे पास यहां पर एक रो नहीं, अब अगर दो रो के अंदर ये वाली कहानी चल रही हो कि दो रो जो है वो आपके पास ऐसी हो, तो क्या करेंगे वो समझते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं कि अब अगर मान लेता हूं यहां पर एक मैट्रिक्स ऐसी है, एक डिटरमिनेंट ऐसा है जहां पर a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, फिर d प्लस p, e प्लस क्यू, f प्लस r, g h i लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो अब मेरे से जब एक्सपेंड करने के लिए कहा जाएगा तो मैं एक्सपेंड कैसे करूंगा इसको, अभी भी वही चीज होगी कि अब मैं इसी प्रॉपर्टी को यहां पे लगाऊंगा तो क्या होगा, अब यहां पर दो रो ऐसी हैं जिसके हर एलिमेंट को दो दो टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं अब एट ए टाइम एक रो ही ब्रेक होगी, ये ध्यान रखना। तो पहले ब्रेक करता हूं a b c, यहां पर आ जाएगा आपके पास d प्लस p, e प्लस क्यू, f प्लस r, g h i वो का वही रहेगा, प्लस फिर आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी सेकंड। अब इसमें ए बी से अलग हो गया तो वापस एक्स वाई जेड, डी प्लस पी, क्यू प्लस ई प्लस क्यू और एफ प्लस आर, और वापस वैल्यू क्या हो जाएगी जी एच आई। अब फर्दर अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहां से इसको और अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो अब मैं इसको और एक्सपेंड यहां पे इसके बाद कर सकता हूं कि जब आपने एट ए टाइम एक रो को ब्रेक कर लिया तो फर्दर क्या होगा, ये फिर दो डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी एक सेकंड रो ऐसी है जिसके अंदर हर एलिमेंट क्या होगा, दो दो टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बनेगा a b c d e f g h i प्लस ये दो की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा a b c p q r g h i। सिमिलरली ये भी क्या होगा, दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में ब्रेक होगा, x y z d e f g h i एंड प्लस दूसरा डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा यहां से एक्स वाई जेड पी क्यू आर जी एच आई। तो ये प्रॉपर्टी फिर समझ लो एक बार कि अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट ऐसा है जिसके अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम का हर एलिमेंट दो टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको आप दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हो। एट अ टाइम एक रो ही ब्रेक होगी, इन दोनों रो पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अपन ने एक और एग्जांपल दिया कि इसके अंदर आपके पास क्या है, दो रो ऐसी हैं जिसके अंदर हर एलिमेंट जो होगा वो दो टर्म्स के सम की फॉर्म में है। तो एट ए टाइम पहले मैंने रो 1 को ब्रेक करा, फिर उसके बाद जब रो 1 दो में ब्रेक हो गई तो मैंने क्या करा, रो 2 को ब्रेक करा, तो रो 2 फिर ब्रेक हुई, फिर रो 2 फिर ब्रेक हुई, तो क्या बन गया आपके पास टोटल 4 बन गई। अगर मान लो यहां पर ऐसा होता कि मेरे पास इसके अंदर ही बात करता हूं मैं कि जैसे अगर अपन यहां पर बात करें, एक और एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, देखो कि अगर दो नहीं अगर दो एलिमेंट की जगह अगर मान लो 3 एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे यहां पर लिखा रहता अगर a प्लस एक्स प्लस पी, b प्लस वाई प्लस क्यू, c प्लस जेड प्लस आर और d e f g h i। तो फर्स्ट रो के अंदर 3 टर्म्स, हर एलिमेंट 3 टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है,
तो ये डिटर्मिनेंट 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। एट ए टाइम फर्स्ट रो ब्रेक होगी, तो ये ए डी जी बी ई एफ यहां पे आ जाएगा सी एफ आई प्लस अब हो जाएगा एक्स वाई जेड, वापस ये एलिमेंट वही रहेंगे, प्लस थर्ड ब्रेक हो जाएगा आपके पास पी क्यू आर और वापस ये एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ऐसे आपके पास 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो तो 3 डिटरमिनेंट ब्रेक हो जाएगा, सो ऑन, इसी तरीके से प्रॉपर्टी चलती रहेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं डिटरमिनेंट की। ये वाली प्रॉपर्टी आपको हर डिटरमिनेंट के अंदर आपको लगभग यूज करनी ही पड़ेगी, ताकि डिटरमिनेंट को आप क्या करो, सिंप्लीफाई करने में आप या उसको एक्सपेंड करने से पहले आप ये प्रॉपर्टी लगा लो, ताकि डिटरमिनेंट क्या हो जाए, काफी एक्सटेंड तक वो क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। और ये प्रॉपर्टी लगाते हुए अपने को ये टारगेट रखना होता है कि आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएं। जीरोस क्यों अपन ढूंढते हैं ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में, क्योंकि डिटरमिनेंट को अगर आप उसी पर्टिकुलर रो या उस पर्टिकुलर कॉलम के अबाउट आप एक्सपेंड करोगे और एलिमेंट्स अगर जीरो है ज्यादा से ज्यादा, तो आपको उनके को-फैक्टर्स फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने में अपन को क्या होगी, आसानी होगी। समझते हैं क्या देखो प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को अपन रो कॉलम ऑपरेशन नाम से ध्यान रख सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे अगर ये ए आपको कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, अब रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन दोनों एक तरीके से यूज होते हैं। जैसे मैं अगर फर्स्ट रो R1 रो के अंदर कोई ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेशन क्या होता है आपके पास, फर्स्ट रो के अंदर कोई भी दूसरी रो को अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट कर लेते हो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहती है। जैसे R1, इसको ऐसे रीड करते हैं, R1 गोज टू, या इंप्लाइज का अपन ऐसे पढ़ेंगे, R1 गोज टू R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2। मतलब R1 को जो मैं क्या कर रहा हूं, R1 रो के अंदर चेंजेस कर रहा हूं, और क्या चेंजेस कर रहा हूं कि R1 रो को मैं R2 के रो के एलिमेंट्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं। तो मान लेता हूं कि मैंने ये जब ऑपरेशन लगा दिया तो मेरे पास कोई नई जो डिटरमिनेंट आया वो कुछ लैम्डा, वो आपके पास बी डिटरमिनेंट आ गया, और वो क्या बन जाएगा, ए प्लस लैम्डा डी, बी प्लस लैम्डा ई, सी प्लस लैम्डा एफ, ये हो गया डी ई एफ, ये हो गया जी एच आई, ये बन गया आपके पास। अब अपन ने क्या बोला कि अगर मैं कोई भी इस तरह का ऑपरेशन लगाता हूं, जैसे रो ऑपरेशन बोलते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो वो अपन कैसे प्रूव करें, अभी अपन ने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी रो के अंदर कोई भी हर एलिमेंट अगर 2 टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अपन डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस यहां क्या हो जाएगा, लैम्डा डी, लैम्डा ई, लैम्डा एफ, डी ई एफ जी एच आई। अब आप खुद देख लो, ये फर्स्ट रो और थर्ड रो आपके पास क्या है, यहाँ पर सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो देयरफॉर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0। जो ये बचा वो क्या आ गया आपके पास, डिटरमिनेंट ए आ गया। तो बी जो डिटरमिनेंट हुआ वो किससे बना था, फर्स्ट रो के अंदर मैंने सेकंड रो के एलिमेंट्स को ऐड करा था लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, कोई चेंज नहीं हुआ। आप चाहो तो एक और ऑपरेशन लगा दो, जैसे अब मैं R2 के अंदर ऑपरेशन लगाता हूं कि R2 गोज टू R2 प्लस लैम्डा R1 प्लस म्यू R3। आप एट ए टाइम अब इस रो को आप क्या कर रहे हो, R2 के अंदर जब ऑपरेशन कर रहे हो ना आप, तो R2 को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर आपने R2 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हो आप और R2 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अगर आपने यहां पर K से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट हो जाएगी। तो अपन ये कोशिश करें कि अपने को किसी भी रो के अंदर कोई भी ऑपरेशन यूज करना है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहे, ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो। देखते हैं, अब मेरे पास मान लेता हूं कि कोई नया डिटरमिनेंट मेरे पास ये कुछ मान लेता हूं कि डी आ गया। अब ये डिटरमिनेंट अगर डी आया है तो देखिए अपन ने क्या करा है, ए बी सी, फर्स्ट रो तो चेंज नहीं हुई है, थर्ड रो को भी आपने चेंज नहीं करा है, आपने चेंज किसमें करा है, सेकंड रो में। और सेकंड रो में क्या करा आपने, सेकंड रो के अंदर आपने फर्स्ट रो को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके सेकंड थर्ड रो को म्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड करा है। तो अब सेकंड रो अपने पास हो जाएगी डी प्लस लैम्डा ए प्लस म्यू जी, ये वैल्यू होगी आपके पास। यहां पर आपके पास आ जाएगा बी, और ये वैल्यू जो रहेगी आपके पास वो कितनी रहेगी, ई प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू एच, और इधर हो जाएगा सी,
और ये वैल्यू देगी आपके पास एफ प्लस लैम्डा सी प्लस म्यू आई, और ये हो जाएगा जी एच आई। देख लो, अब वापस मैं इससे पहले वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं कि सेकंड रो जो दिख रही है उसके अंदर हर एलिमेंट तीन तीन टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको तीन डिटरमिनेंट की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। ए डी जी, बी ई एच, सी एफ आई, प्लस दो डिटरमिनेंट क्या होंगे आपके पास, ए लैम्डा ए जी, बी लैम्डा बी एच, सी लैम्डा सी आई, और तीसरा जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए म्यू जी जी, बी म्यू एच एच, एंड सी म्यू आई आई। अब आप यहां पर देख लो, इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो प्रोपोर्शनल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके अंदर सेकंड रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है, तो वहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सिर्फ यही तो बचा, और ये क्या था आपके पास, वही था, डिटरमिनेंट ए ही था, इसलिए आपके पास यहां से वापस ही वैल्यू क्या आ गई, डीवी क्या हो गया आपके पास, ए के बराबर ही हो गया। तो ये जो ऑपरेशंस अपन ने यूज करे हैं, सिमिलरली आप यहां पर आप कॉलम 1 के अंदर भी ये ऑपरेशन यूज कर सकते हो। सिमिलरली जो अपन ने ऑपरेशन रो में यूज करे हैं, वैसे के वैसे ऑपरेशन क्या होंगे, कॉलम में भी यूज हो जाते हैं, जैसे C1 प्लस लैम्डा C2 प्लस म्यू C3। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑपरेशंस। इस तरह के अपन ऑपरेशन जब यूज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। एक्सटेंड प्रॉपर्टी, इसको मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूं आपको पहले, फिर क्या है प्रॉपर्टी समझते हैं। कि अगर ए मेरे पास कोई भी, अगर मान लो मैट्रिक्स दे रखी है A1 B1 या A B C D E F G H I, एक चीज आपको बताएं कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, तो कोई भी एक रो लेते हैं और उसी के कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे अगर फर्स्ट रो ले रहा हूं तो उसी के कोफैक्टर B इंटू C12 एंड C इंटू C13, तो ये तो आती है डिटरमिनेंट की वैल्यू। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि आप एलिमेंट तो ले लो किसी एक रो के और कोफैक्टर लो कॉरस्पॉन्डिंग लेकिन किसी दूसरी रो के, लिखा हुआ है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। एलिमेंट्स और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करते जाओ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, लेकिन एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू क्या होगी आपके पास, वो 0 होगी। मतलब आपको सीधा सा क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि मान लेता हूं कि मैं एलिमेंट्स तो ले लेता हूं फर्स्ट रो के, तो हो गया A इंटू, और कोफैक्टर ले लेता हूं मैं सेकंड रो के, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास C21 प्लस B इंटू C22 प्लस C इंटू C23। ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 होगी। सिमिलरली अगर आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए और अब आप कोफैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर सेकंड रो के थर्ड रो के लोगे तो भी ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 ही आएगी। ये अपन ने रो वाइज करा है और ये क्या कर सकते हैं अपन, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो इजीली वेरीफाई कर सकते हो। माइनस ए इंटू माइनर निकाल लेते हैं, तो C21 माइनर जो अगर आप निकालोगे तो C21 माइनर क्या बनेगा आपके पास, 21 माइनर निकालने जा रहे हैं अपन, तो B C H और I इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस B इंटू C22 का माइनर, C22 का माइनर क्या होगा आपके पास, A C और G I, इसको सिंप्लीफाई कर लो और फिर यहां पर आ जाएगा वापस माइनस, क्योंकि 2 3 ऑड हो रहा है तो माइनस टाइम्स क्या आएगा आपके पास, माइनर आ जाएगा। तो इसका माइनर क्या होगा आपके पास, 2 3 एलिमेंट का क्या हो जाएगा, AB, और यहां पर जाएगा आपके पास GH। आप इसको आराम से डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना, ये वेरीफाई हो जाएगा आपके पास कि ये वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास, 0। तो वापस प्रॉपर्टी समझ लो, क्या है प्रॉपर्टी, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम लो, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लो लेकिन किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के, तब आपके पास वो वैल्यू क्या देगी, 0। अभी ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि आपने रो तो ले ली फर्स्ट और कोफैक्टर्स ले लिए सेकंड रो के, आप सेकंड कॉलम के, सॉरी, मतलब अगर आप रो ले रहे हो तो किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, और कॉलम ले रहे हो तो किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो वैल्यू क्या देगी आपके पास, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, वो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर A और B दो आपके पास मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो उनका मल्टीप्लीकेशन का जो डिटरमिनेंट होगा वो दोनों के इंडिविजुअली के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है।
ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जहां पर ए और बी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, या कोई भी एग्जांपल दो मैट्रिक्स लेके आप वेरीफाई कर सकते हो आराम से। ये दो के लिए नहीं, 3 4 अगर प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट करता रहेगा मैट्रिक्स का तो उनके सबके लिए वैलिड होता है। जैसे अगर 3 मैट्रिसेस ए बी सी अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 3 मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट एबीसी अगर डिफाइंड है, तो अगर आप जब उनका डिटर्मिनेंट लोगे तो वो इंडिविजुअली आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यूज उन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये ऐसे ही आपके पास 3 4 कितने भी आगे से आगे चलता रहेगा। अपन ने जो डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी है, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। आप इनको प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और इनको याद करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन लूंगा। अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक वो ले लेता हूं जहां पर ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं होंगी लेकिन डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन यूज होगा, तो वो अपन यूज करते हैं। फिर बोल रहा हूं प्रॉपर्टी को अच्छे से आप समझ लो, याद कर लेना उनको, उनके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास पर लेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं समेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट में। अगर एक डिटरमिनेंट दे रखा है तो उसका अपन समेशन कैसे निकालेंगे। अगर मान लो डेल्टा आर आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसके अंदर एफ आर, जी आर, एच आर, A1, A2, A3, B1, B2, B3 कुछ वैल्यूज हैं, तो इसमें ध्यान रखो A1, A2, A3, B1, B2, B3 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ R है। इसका मतलब जो R वाला जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक रो में हो या सिर्फ एक कॉलम में हो। तो अगर आपको यहां से डिटरमिनेंट का समेशन फाइंड करना है डेल्टा R का, वेयर R वेरीज फ्रॉम 1 to n, देखो एक तरीका तो आपके पास हमेशा रहेगा कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो और फिर समेशन लगा लो और समेशन ऑफ सीरीज का जो भी फॉर्मूला लगे उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लो आप। दूसरा अपन डायरेक्ट क्या देख रहे हैं कि अगर आर की फॉर्म में फंक्शन है, समेशन आर पर है, तो अगर वो फंक्शन किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में है तो अपन डायरेक्ट समेशन यूज कर सकते हैं। ये समेशन उसी पर्टिकुलर रो में ही चला जाएगा जिस रो में आर का फंक्शन होगा, या उस कॉलम में चल जाएगा जिस कॉलम में आपके पास आर का फंक्शन हुआ, और बाकी आपके पास जो रो रहेंगी वो आपके पास क्या रहेंगी, अनचेंज रहेंगी, क्योंकि इनके अंदर कहीं पर भी आर का फंक्शन नहीं है। इसको समवॉट अपन उस प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं जहां पर अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट के अंदर अगर किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में हर एलिमेंट 2 टर्म या 3 टर्म की सम की फॉर्म में होता है तो अपन उस डिटरमिनेंट को उतने डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पर आर अगर 1 to n है तो ये मान के चलो कि n डिटरमिनेंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, आर के लिए 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो आपके पास n डिटरमिनेंट आएंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड रो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सबको कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे अपन, सिर्फ एक रो में ही सारा एडिशन आ जाएगा, वो चीज यहां पर आ जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपने यहां पर लिए हैं इसमें फंक्शन ऑफ आर शुड प्रेजेंट इन ओनली 1 रो और कॉलम। अगर ऐसा नहीं हुआ, अदरवाइज अगर मान लो कोई भी ऐसा हुआ कि एक तो ये चीज ध्यान रखो, अगर आपके पास कोई भी आर का फंक्शन एक से ज्यादा रो में है, अगर फंक्शन ऑफ आर प्रेजेंट इन मोर देन 1 रो और कॉलम, comma then first expand the determinant and then use summation। अगर समझो आप क्या नोट लिखा है मैंने कि अगर आर का फंक्शन किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में है तो ये समेशन उसी रो या उसी कॉलम में जाके लग जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन आर एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम में हुआ तो देन वी हैव टू फर्स्ट एक्सपेंड द डिटरमिनेंट एंड देन यूज द समेशन। तो अपन ने समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट तो अपन ने थ्योरी तो पढ़ ली, अपन को अपन क्वेश्चन देखते हैं। मान लो डेल्टा आर आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है इस फॉर्म में जहां पर एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट ऑफ आर है और समेशन पूछा हुआ है। तो पहली चीज अपने पास क्या था, अगर आपको समेशन यूज करना है और जो जिस पर समेशन है वेरिएबल कौन है, आर, और आर जो वेरिएबल है अगर वो किसी भी रो, एक ही रो या एक ही कॉलम में होता है तो अपन समेशन उसी रो या उसी कॉलम के अबाउट लगा सकते हैं। तो देयरफॉर यहां से जैसे आपसे समेशन डेल्टा आर जब आप लगाओगे
तो समीशन डेल्टा आर से फर्स्ट रो पर जाके ही लग जाएगा, फर्स्ट कॉलम पर जाके लग जाएगा। ये हो जाएगा समीशन 2r माइनस 1, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहां पर हो जाएगा समीशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n 3r माइनस 2। बाकी इनमें कोई चेंज नहीं आएगा x, y, z, क्योंकि r का r जो है वेरिएबल से फर्स्ट कॉलम के अंदर ही था। ये n इंटू एन प्लस 1/2 n स्क्वायर n इंटू 3n माइनस 1/2 ये वैल्यू आ गई। अब अपने को ये कैलकुलेट करना है कि समीशन r कितना होता है। तो अपने को जो रिजल्ट जो अपने को पता है वो यहां पर यूज आएंगे, तो आप ये लिख भी लो। अगर समीशन r की बात करते हैं तो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। समीशन अगर अपन r स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और समीशन अगर r क्यूब की बात करी जाती है तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये अपन ने सिक्वेंशियली चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, तो वही चीज यहां पर यूज करते हैं। तो समीशन r तो हो गया n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन मुझे अब कैलकुलेट करना है क्या चीज, समीशन 2r माइनस 1। तो इसको 2 समीशन r माइनस समीशन 1 कर देता हूं। समीशन r हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, तो 2 कट गया तो n इंटू एन प्लस 1 माइनस 1। तो आपके पास यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी n, और यहाँ कितना आ जाएगा n। तो आपके पास n कट जाएगा, ये सीधा सा क्या बचेगा n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हुई n स्क्वायर। तीसरा जो आपके पास है उसका समीशन लगाना है। समीशन है आपके पास वो 3r माइनस 2, तो इसको अपन 3 टाइम्स समीशन r माइनस 2 समीशन 1 लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू n प्लस 1/2 माइनस 2n। सिंप्लीफाई कर लो तो यहां आ गया 3n स्क्वायर प्लस 3n एंड माइनस 4n। तो ये बन जाएगा आपके पास n कॉमन आ गया, तो 3n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो जैसे आप यहां पर वैल्यू रखोगे तो आप खुद देख लो कि यहां पर आपके पास ये तो आ गया n इंटू एन प्लस 1/2, ये आ गया n स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास n इंटू 3n माइनस 1/2। ये x, y, z एज इट इज रहे, और ये वापस हो गया n इंटू एन प्लस 1/2 n स्क्वायर और n इंटू 3n माइनस 1/2। क्योंकि ये दोनों कॉलम आपके पास आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 0, और ये इसका क्या है आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट एक ही रो में r था, एक ही कॉलम में r था, तो अपन ने वहां पर डायरेक्ट समीशन यूज कर लिया। एक और क्वेश्चन अपन समीशन पर लेते हैं। डेल्टा आर आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, तो पूछा हुआ है समीशन डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे देखो r जो वेरिएबल है वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में नहीं है, तो समीशन डायरेक्ट उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में नहीं जाएगा। आपको डिटरमिनेंट को पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर आपको समीशन यूज करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा कोई प्रॉपर्टी मत लगाओ, डायरेक्ट आप इसको एक्सपेंड कर दो। तो ये r माइनस 1 इंटू क्या बनेगा आपके पास माइनस 2r प्लस 3 प्लस r माइनस 1 इंटू आपके पास हो जाएगा माइनस 2 माइनस r इंटू r प्लस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8r प्लस 4। ये आ गया डेल्टा r। तो देयरफॉर समीशन डेल्टा r जो रहेगा r वेरीज फ्रॉम 1 to n विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स समीशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n प्लस 4 टाइम्स समीशन 1 r वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये हो गया 8 इंटू n प्लस 1/2 प्लस 4n। तो सिंप्लीफाई कर लो, ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन लेने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको ध्यान रहे कि समीशन ऐसा नहीं है कि किसी भी एक रो में जाके लग जाता है, हमेशा वो उसी रो या उसी कॉलम में लगेगा अगर उस पूरे डिटरमिनेंट के अंदर एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में ही आपके पास वेरिएबल है। एक से ज्यादा जगह तो फर्स्ट एक्सपेंड एंड देन यूज द समीशन। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको मैं, लेकिन जो भी अपन ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। उन प्रॉपर्टीज को एक बार आप वापस पढ़ के आना ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।